नमस्कार दोस्तों, क्लब्स ऑफ हिस्टोरिया में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यूरोपियन यूनियन की सीरीज़ को अब हम कंटिन्यू करेंगे और 21st सेंचुरी यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये तीसरे पार्ट में 2000 टू 2019 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड होने के बाद यूरोप के जो पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में हम जान रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ हम फिजिकल डिविजन्स पे एंटर करेंगे, उसके बाद एशिया पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम यूरोपियन यूनियन के इंट्रोडक्शन को हर पार्ट में समझेंगे ताकि आपको एक रिवीजन मिल जाए, काफ़ी एक शॉर्ट रिवीजन मिले। तो यूरोपियन यूनियन एक रिजल्ट है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप का, यानी एक पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है बेनेलक्स यूनियन की तरह, जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। 27 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। ये काफ़ी डिवाइसिव थी वर्ल्ड वॉर टू के एंड में। बाद में जब कम्युनिज्म ख़त्म हो गया और 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ इसमें यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने लगी और इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में ये अब वर्क करते हैं, जैसे कि नेगोशिएट इंटरगवर्नमेंटल डिसीजंस। ये इंटरगवर्नमेंटल डिसीजंस लेती है यूरोपियन यूनियन, एक साथ यूनाइटेड नेशंस में कभी कभी वोट करता है, और लॉ और इकोनॉमिक्स में भी ये एक साथ कोऑपरेट करते हैं। इनका एक खुद की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वैसे यहाँ की ईएसए है। ये अपना एक नेविगेशन रॉकेट लॉन्च किए हैं, जैसे जीपीएस है ना, जीपीएस यूएसए का, वैसे इनका है गैलीलियो। इनका गैलीलियो ईएसए का है और भारत का नाविक है, और चाइना का बाइडू है। तो जैसा आपको समझा दिया मैंने। सेंचुरी ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसका पहला फेज़ है 2000 टू 2009, जिसका टैगलाइन है फर्दर एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया था कि 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, इसके बाद काफ़ी गोल्डन फेज़ आ गया था यूरोपियन यूनियन का, बहुत कंट्रीज उसको ज्वाइन करी थी। तो इसके बाद ये एक नई करेंसी लगाते हैं, यूरो करेंसी, आपको पता ही होगी। ये एक नई करेंसी बन गई काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था। बहुत सी कंट्रीज़ की नहीं भी थी, उस टाइम ब्रिटेन पार्ट था, लेकिन ब्रिटेन अपनी पाउंड स्टर्लिंग को ही यूज़ करता था। लेकिन हाँ, बहुत सी कंट्रीज़ की यूरो करेंसी बन गई थी, आज भी है। और इस डिकेड में बहुत सी कंट्रीज़ ने यूरो को अडाप्ट किया, और 11 सितंबर 2001 को आपको पता ही होगा 9/11 अटैक हुआ था। 9/11 अटैक था यूएसए पर, वॉर ऑन टेरर जिसे कहते हैं, जिसमें काफ़ी 4 एयरलाइंस को हाईजैक कर न्यूयॉर्क में जितने भी बिल्डिंग्स थी उनके तरफ लाकर उनको क्रैश डाउन कर दिया गया था। और एक जो आपकी कहते थे फ्लाइट थी, वो तो वॉशिंगटन में स्थित वाइट हाउस, आप सोचो जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट बैठते हैं, वहाँ क्रैश करने का था उनका, और वो क्रैश कर भी लेते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उनको शूट डाउन कर दिया गया था। इसके बाद से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ काफ़ी अलर्ट हो गई, क्योंकि अब इनके पास भी हो सकता, इनके साथ भी हो सकता है भाई। जब यूएसए जैसे वर्ल्ड पावर को उस टाइम हो गया, तो इनके साथ भी हो सकता है। तो इन्होंने काफ़ी क्लोज वर्क करना शुरू कर दिया क्राइम के खिलाफ, और इसी के साथ काफ़ी पॉलिटिकल डिविजन जो ईस्ट और वेस्ट थी, अपने आप को फाइनली हील्ड अप डिक्लेयर कर देती हैं। इस टाइम तक हील्ड अप मतलब आज़ाद हो गई थी। लेकिन आपको पता ही होगा, जब नई नई कंट्रीज आज़ाद होती है तो फिर उस कंट्री की इकॉनमी कितनी बुरी होती है। आप इंडिया का एग्जांपल लो, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कितनी गरीबी थी, भूखमरी थी, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, मार काट, दंगे फसाद सब हो रहे थे। फाइनली हम लोग हील अप कर लिए, तो वही चीज़ थी, ये भी हील अप कर गए इस डेकेड में। और 10 ऐसी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन कर जाती हैं 2004 में। 10 यूरोपियन कंट्रीज़ एक ही साल में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करती हैं, जिसके बाद 2007 में बल्गारिया और रोमानिया भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और आपको पता होगा 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी को हिट करता है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लिस्बन यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज़ के द्वारा रेटिफाई करी जाती है, और फिर से इसको 2009 में फोर्स डाला जाता है। इसके बाद इसी की वजह से यूरोपियन यूनियन को मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और मोर एफिशिएंट वर्किंग मेथड से संवारा जाता है, और एक मॉडर्नाइज्ड यूरोपियन यूनियन सामने आता है। फिर अगला डिकेड है 2010 टू 2019, अ चैलेंजिंग डिकेड कैसे था मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था 2008 में, उसने काफ़ी मतलब झकझोर के रखा था यूरोप की कंट्रीज़ को। बहुत सी जो यूरोप की कंट्रीज़ इस टाइम तो आज़ादी जस्ट हुई थी, 17 साल तो हुए थे आज़ादी के कि ये आ गया, इनको तो
समझ सकते हो कि इतने अभी आज़ाद हुए नहीं, अभी इतने अच्छे पैरों पर खड़े ही नहीं हुए कि तब तक ये आ गया, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया यूरोप में। इसके वजह से यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी कंट्रीज़ की हेल्प करी और उनकी डिफ़िकल्टीज़ और उनको थोड़े बहुत पैसे दिए और एक बैंकिंग यूनियन स्थापित किया इसके बाद, ताकि अगर किसी कंट्रीज़ को कोई लोन लेना हो, अगर मान लेते कोई प्रॉब्लम है और लोन लेना है, तो वो यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है वहाँ से आप लोन ले सकते हो, ताकि सेफ़ और रिलायबल बैंक्स आ जाएँ। और 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ भी दे दिया जाता है। काफ़ी सम्मानजनक बात होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन जिस मोटिव के साथ उतरा था कि पीसफुल यूरोप, 1991 से काफ़ी पीस थी यूरोप में, तो इसकी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है 2012 में। इसके बाद क्रोएशिया एक बॉल्कन कंट्री है, यूरोप में एक रीजन है बॉल्कन पेनिनसुला कर, तो उसमें एक कंट्री आती है क्रोएशिया, वो 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बनती है 2013 में, और उसके बाद से 28 मेंबर्स ही रहते हैं। और 2020 में 31 दिसंबर 2020 या 1 जनवरी 2021 को फाइनली यूके छोड़ देता है, तो उसके बाद 27 देश आते हैं। क्लाइमेट चेंज अभी भी बहुत हाई रिस्क पर था, कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा थे, इसके बाद से जितने भी यूरोपियन लीडर्स थे वो अग्री करते कि वो अपने हार्मफुल एमिशंस जो क्लाइमेट को बर्बाद कर रहे थे उसको वो कम कर देंगे। और इसके बाद यूरोपियन इलेक्शंस होते हैं, यूरोपियन यूनियन में इलेक्शंस होते हैं, और यूरोसेप्टिक्स यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है यूरोप का, अब एक पार्लियामेंट बन गया था ना यूरोपियन यूनियन का, तो उनके जितने भी मेंबर्स थे उनको यूरोसेप्टिक्स कहते हैं, आर इलेक्टेड इनटू यूरोपियन पार्लियामेंट। और इसके बाद एक सिक्योरिटी पॉलिसी लाई जाती है, इस्टेब्लिश किया जाता है, जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्राइमिया कब्ज़ा लिया था, वहाँ पर घुसकर मिलिट्री इंटरवेंशन कर रशिया का जो यूक्रेन का जो क्राइमिया हिस्सा था उसको कब्ज़ा लिया था उन्होंने। तो इसी को देखते हुए एक सिक्योरिटी पॉलिसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और एशिया में प्राइमरली सीरिया, मिडिल ईस्ट में बहुत से ऐसी कंट्रीज आपको मिलेंगी, सीरिया हो गया, लेबनान, गाज़ा, ऐसी बहुत सी, पैलेस्टाइन में जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पर हमास, और सीरिया में आपको पता ही होगा सीरिया में भी एक आतंकवादी संगठन है आईसिस या आईएस, इस्लामिक स्टेट, उसका भी काफ़ी कंट्रोल आ गया था इराक में। और इराक के बाद आप देखो लेबनान में हिजबुल्ला है, तो इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली अफ्रीका में, जैसे नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया में आपको पता होगा अभी वहाँ पर बोको हराम है, वहाँ पर अभी एक्टिव है। बोको हराम का जो अभी लीडर था शिकाओ, अभी उसको नाइजीरियन पुलिस ने मार गिराया, तो नाइजीरिया की काफ़ी रिलीफ की बात है कि उन्होंने बोको हराम के लीडर शिकाओ को मार दिया है। और इसके बाद इधर साउथ सुडान में तो जब से उसको आज़ादी मिली तब से वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, तो इतना अनस्टेबल था ना नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया, तो वहाँ से बहुत से लोग, लाखों लोग भाग गए यूरोप में, रेफ्यूज ले लेंगे यूरोप में। तो यूरोपियन यूनियन के पास भी ये काफ़ी चैलेंज आ गया था कि इनका टेक केयर कैसे करें, इनके ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना था, इनके वेलफेयर को देखना था और उस सब के ऊपर इनका टेक केयर करना था। तो ये काफ़ी चैलेंज था इनके लिए, तो इसलिए इसको एक चैलेंजिंग डिकेड कहा जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इसके वजह से बैंकिंग यूनियन स्थापित करना पड़ा, क्लाइमेट चेंज था, फिर रशिया का क्राइमिया पे एनेक्सेशन हो गया, उसके बाद रेफ्यूज क्राइसिस यूरोप में, तो समझ, इसलिए इसको चैलेंजिंग डिकेड कहा गया 2019 तक। और 2020 तो चैलेंजिंग ईयर ही हो गया कोविड की वजह से। खैर वैक्सीन आ चुकी है और मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो भी वैक्सीन मिले, स्पुतनिक, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, आप प्लीज़ उसे लगाइए। मेरे पेरेंट्स को एक डोज लग चुकी है, वो दूसरे डोज भी लगवाने जाएंगे, तो प्लीज़ वैक्सीन से कोई ख़तरा नहीं है, आप लोग वैक्सीन से लगवाइए, अफवाहों में ना पड़िए और अपने आप को कोविड से बचाइए। लेकिन वैक्सीन के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।